गुड इवनिंग क्लास। ये क्लास हमारी लास्ट क्लास के कंटिन्यूशन में ही है, जिसमें हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 1 एंड 2 कर लिया था। आज हम इलिस्ट्रेशन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख रुपीस है, सोल्ड फॉर रुपीस 8 लाख रुपीस थ्रू अ ब्रोकर। एक ब्रोकर के द्वारा हमने इस बिल्डिंग को बेचा है 5 लाख की बिल्डिंग को 8 लाख रुपए में। हु चार्ज 2% कमीशन, जिसके बदले में उसने कमीशन चार्ज की है 2%। तो जो ये कमीशन होती है, सबसे पहले ये जितना सोल्ड प्राइस होता है उस पर चार्ज की जाती है, यानी 8 लाख पर चार्ज की जाएगी। अब वो 8 लाख में से अपनी कमीशन काटने के बाद जो पैसा होगा वो हमें देगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दें। इस क्वेश्चन में हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी हैं, हमें उनकी एंट्री नहीं करनी है। हमें अगर कोई एसेट सेल होती है या कोई टेक ओवर करता है उसकी एंट्री, या कोई लायबिलिटीज की पेमेंट की एंट्री करनी है। अब इस पॉइंट के अंदर हमारी एसेट सोल्ड हुई है थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो आपके पास पैसा आएगा और जाएगा क्या, रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे करेंगे इसे? अब देखिए 5 लाख रुपीस का बिल्डिंग था, उसे हमने सोल्ड किया 8 लाख रुपीस में। इसका 2% 16,000 है, इसे माइनस कर दिया क्योंकि ब्रोकर अपनी कमीशन माइनस करके देगा। तो बिजनेस को कितना रुपीस रिसीव होगा, 7,84,000। तो बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री डेबिट वर्ड कम्स इन, आया क्या, बैंक अकाउंट डेबिट 7,84,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ हम बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। और यहाँ पर आप लिख देंगे, इसकी नरेशन लिख देंगे। ठीक है, नरेशन कैसे लिखनी है मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी बताया था। बीइंग बिल्डिंग सोल्ड, बस इतना ही बताना है। ठीक है, अमाउंट रियलाइज्ड अगेंस्ट बिल्डिंग सोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मशीनरी, जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख रुपीस है, वाज गिवन टू क्रेडिटर। वो एक जो बिल्डिंग आपकी मशीनरी थी आपने किसी क्रेडिटर को दे दी एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट पर। ठीक है, अब आपको मैंने बता रखा है नोट्स में, जब किसी एसेट्स को सेटल किया जाएगा, किसी लायबिलिटीज को सेटल करने में, किसी एसेट को दिया जाता है किसी लायबिलिटीज को सेटल करने में, तो एक तरफ तो हमारे पास वो एसेट्स रियलाइज हो रही है, दूसरी तरफ लायबिलिटीज पे हो रही है, तो इसका इफेक्ट नील हो जाता है। ठीक है, तो इसकी हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो आपको इस पॉइंट के लिए आपको क्या लिखना होगा, नो एंट्री, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आपका नो एंट्री। ठीक है ना, जब कोई एसेट किसी लायबिलिटीज को पे करने में यूज की जाती है तो बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं। इफ एन एसेट्स रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, कोई भी एसेट हो, इज गिवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लायबिलिटी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, देन नो एंट्री इज पास फॉर सच सेटलमेंट। तो इस सेटलमेंट की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं की जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट, जिसकी बुक वैल्यू है 40,000, रियलाइज्ड हुई है एट 150%, यानी 40,000 का 150% कितना बनेगा, तो आपको कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? अब आपकी 40,000 की थी, 40,000 का 150% इंटू 150 अपॉन 100, इसको सॉल्व किया तो आपका 60,000, यानी फर्म को इस एसेट के लिए 150%, इट मीन 60,000 रिसीव हुआ। सो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन, बिकॉज ये रियलाइजेशन के थ्रू रिसीव हो रहा है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री होगी, राइट। अब आप बुक में देखिए एंट्री की हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट 150% टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। इलिस्ट्रेशन नंबर 6, व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी पास्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स A and B.
अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये एसेट्स ट्रांसफर हुई हैं नहीं हुई हैं, कुछ नहीं लिखा है, बस सिंपली ये कहा है कि नीचे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे आप। पहला है आपका एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ओल्ड फर्नीचर, एक पुराना फर्नीचर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स, जो बुक्स में खत्म कर दिया गया है, यानी बुक्स में उसकी वैल्यू नहीं है, रिटर्न ऑफ नहीं है, उसकी बुक्स में कोई वैल्यू नहीं है। वाज सोल्ड, और वो हमारा कबाड़ में पड़ा होगा स्क्रैप में, और उसको सोल्ड करने से हमें 20,000 रुपये मिले। तो बिजनेस में आया क्या, 20,000। तो डेबिट वर्ड कम्स इन कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब फर्नीचर तो बुक्स में था ही नहीं, बुक्स में उसकी कोई वैल्यू लिखी नहीं बैलेंस शीट में, तो हमारे पास एक तरह से प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट में रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता है। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। दूसरा है जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹10,000। जेड एक हमारा पुराना कस्टमर था जिसका 10,000 रुपये का अकाउंट था, वो भी हमने रिटर्न ऑफ कर दिया एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। पिछले सालों में हमने बैड डेट्स की पैसा डूब गया, वो पैसा दे नहीं रहा था, हमने उसका अकाउंट बुक्स में से हटाई दिया, नील कर दिया कि ये पैसा डूब गया, अब नहीं मिलेगा, ठीक है। पेड 70%, लेकिन अचानक वो अपने पैसे का 70% दे देता है, तो बिजनेस में आया क्या, कैश। अब कैश अकाउंट डेबिट, बुक्स में तो वो डेटर्स है ही नहीं कि वो डेटर्स तो खत्म किए जा चुके हैं हमारी बुक्स में से, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो अचानक हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमारे बिजनेस के लिए पैसा मिल रहा है, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी इन दोनों केसेस में हमारी अनरिकॉर्डेड है और हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये देखिए आप इसके आंसर्स में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन जो डूबा हुआ पैसा था 10,000, उसका 70% 7,000 मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7,000, ठीक है। अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल। ए कहता है फर्म की जो गुडविल है वो मैं ले लेता हूं एट ₹50,000, 50,000 रुपए में, यानी फर्म की एसेट ए ले रहा है। ब्रैकेट में लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, लेकिन बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं है, यानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल नाम की एसेट नहीं लिख रखी। तो अचानक से बिजनेस को 50,000 रुपीज मिलेगा, किससे, ए से, किसके बदले में, गुडविल के बदले में, और उस गुडविल के बदले में जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए कॉन्टीजेंट एसेट हो गया। बस फर्क इतना है कि इसमें कैश की बजाय हमने पैसा ए से लेना है, हमने मतलब फर्म ने, तो फर्म अपनी बुक्स में ए को डेबिट कर देगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, गुडविल नहीं करेगी क्योंकि गुडविल बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है। जब वो बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है तो हमारा बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया, कॉन्टीजेंट एसेट हो गया। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹50,000, राइट। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में है देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर, एक पुराना कंप्यूटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, जो बुक्स में से खत्म किया जा चुका है, बुक्स में नहीं है। इट वाज एस्टिमेटेड टू बी रिलाइज ₹5,000, और हमें उसका भी जो हमारा कि बुक्स में है ही नहीं, कबाड़ में है या बेकार पड़ा है, उसका भी हमें कितना रियलाइज हो रहा है, हमें मतलब फर्म को 5,000। इट इज taken by B, a partner, at the estimated price less 30%। अब वैसे तो उसका 5,000 रियलाइज हो रहा है, लेकिन B एक पार्टनर है, वो कहता है ये मुझे दे दो 30% लेस पर। तो बिजनेस में 5,000 का 30% कितना हुआ, 1,500, इसमें से 1,500 कम कर देंगे, ठीक है, तो आपका रह गया 3,500। तो बिजनेस को 3,500 किससे लेने हैं, बी से, क्योंकि उसको कौन ले रहा है, बी ले रहा है।
किस चीज का लिए ले रहा है? ओल्ड कंप्यूटर, लेकिन बुक्स में वो रिकॉर्ड नहीं है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बी से लेना है। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या बताता है? क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। ये एक कॉन्टीजेंट एसेट है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसा आएगा 3,500 रुपये। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 5,000 में से 30% लेस करने के बाद जितना बचेगा उतना ही तो हम बी से लेंगे, 3,500, 3,500। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5 है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹20,000। एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट है 20,000, बीइंग 1,000 शेयर्स। ये इन्वेस्टमेंट किस चीज के हैं? 1,000 शेयर्स हमने फर्म ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा शेयर्स में, पैसा 20,000 रुपए के हैं, इसका मतलब एक शेयर 20 रुपए का होगा, तभी 20,000 रुपए हैं। हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, लेकिन वो बुक्स से खत्म कर दिए गए, यानी बुक्स में उसकी वैल्यू 0 है, बुक्स में वो दिखाए नहीं गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। अब अचानक जब हम फर्म बंद कर रहे थे, दीज इन्वेस्टमेंट यानी ये जो शेयर्स थे आर वैल्यूड एट द रेट ऑफ 15 ईच। अब जब हम फर्म बंद कर रहे थे तो वो शेयर्स पड़े थे, तो पता चला जब मार्केट में, तो उस शेयर्स के बदले में 15 रुपए पर शेयर, यानी 1,000 गुना 15, तो टोटल 15,000 शेयर्स का पैसा मिल रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिवाइडेड अमंग द। लेकिन उसको क्या किया? इस चीज को उन्होंने डिवाइड कर लिया अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और है बेटा, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई। आपको मैंने बताया था फंडामेंटल चैप्टर में, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी हो तो हम इसको इक्वल पार्टनर्स मानते हैं, राइट। तो इस केस में अब ए और बी ने 15,000 को लिया आधा आधा, तो ए और बी से 7,500 दोनों से लेना पड़ेगा, बिजनेस उनसे लेगा और बिजनेस के लिए ये प्रॉफिट हो गया, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? चेक करते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, उनसे लेना है तो डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन। बिजनेस रियलाइजेशन क्रेडिट क्यों करेगा? क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। अब ये एंट्रीज देखिए, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू रियलाइजेशन 15,000, राइट। तो इस तरह से आपको एग्जाम में जनरल एंट्रीज करने के लिए आती हैं, तो आपने सोच समझकर एंट्रीज को करना है, रटना नहीं है। Now illustration number 7. Past journal entries for the following transactions. Realization expenses amounted to ₹10,000. अब यहाँ सिंपल लिखा है कि जब बिजनेस को रियलाइज किया जा रहा था डिसोल्यूशन के टाइम, उसमें 10,000 का खर्चा आया। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ये खर्चा कौन बोन करेगा, फर्म बोन करेगी, बियर करेगी या पार्टनर बियर करेगा, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 और 6 में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही बताया था, और ये बताया था कि जब कुछ नहीं लिखा होता तो ये हम मान के चलते हैं ये खर्चा फर्म बियर करेगी, फर्म का खर्चा है, तो ऐसे में खर्चा बियर करेगी तो फर्म के लिए लॉस है, लॉस होने पर रियलाइजेशन अकाउंट क्या करते हैं? डेबिट, और खर्चे जा रहा है तो टू कैश, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है आपकी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट है कि रियलाइजेशन का खर्चा कौन बियर करेगा, फर्म या पार्टनर, कुछ नहीं लिखा हो, तो उस समय हम ये मानते हैं कि ये खर्चा फर्म बियर करेगी, और फर्म जब ये खर्चा बियर करेगी तो फर्म के लिए लॉस है, लॉस होने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट और लॉसेस होता है, और फर्म से कैश जा रहा है तो टू कैश या बैंक अकाउंट होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 5,000 रुपीज के, वर पेड बाय तरुण।
तरुण ने पे किए, जो कि एक पार्टनर है। और फिर वही बात है, खर्चा पे कौन कर रहा है? तरुण। लेकिन ये खर्चा बियर या बॉन्ड किसने करना है? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। दीज एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय whom? तो जब कुछ नहीं लिखा हो तो कौन बियर करती है? फर्म बियर करती है। तो फर्म के लिए ये लॉस है, तो लॉस होने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन फर्म कैश नहीं दे रही है, कैश कोई पार्टनर दे रहा है, तो वो पैसा जो पार्टनर दे रहा है फर्म को उसे वापस करना है, देना है तो लायबिलिटी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्म का लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू तरुण कैपिटल अकाउंट। तरुण कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि फर्म की वो लायबिलिटी है, फर्म को वो पैसा लौटाना है तरुण को, क्योंकि इसको पेमेंट तरुण ने कर दी, जबकि करना किसको था? फर्म को, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है, एक्सपेंसिस बॉन्ड बाय फर्म पेड बाय पार्टनर हो गया ये आपका। आपकी एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरुण कैपिटल अकाउंट ₹5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म। 5,000 रुपये का खर्चा आया जो फर्म ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ द मदन के बिहाफ पर अ पार्टनर, जो कि एक पार्टनर है। यानी वो खर्चा मदन ने पे करना था, मदन के बिहाफ पर फर्म ने पे किया। इसका मतलब क्या है? वो खर्चा किसने बियर करना था? अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट मदन ने बियर करना था, फर्म ने बियर नहीं करना था, क्योंकि क्लियरली लिखा है फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ मदन। इसका मतलब फर्म से कैश गया, लेकिन फर्म ये पैसा मदन से ले लेगी। मदन से लेना है, ये फर्म का एक्सपेंसेस तो है ही नहीं है। तो मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म को मदन से लेना है तो उसको डेबिट करेगी, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश गया और ये फर्म के लिए ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा ही नहीं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। मदन से लेना है तो डेबिट किया, जिससे लेना है उसको डेबिट करते हैं, जिसको देना है क्रेडिट करते हैं। तो लेना है क्योंकि उसके बिहार पर पेमेंट करी थी, और बिजनेस से गया क्या? कैश, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पवन अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पवन एक पार्टनर है जिसको पे किया जा रहा है रेम्यूनरेशन खर्चों के साथ, यानी खर्चे वो उठाएगा, सब कुछ वो करेगा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस जो है पवन को क्या पे कर रही है? 20,000 रुपये टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि तुम फर्म को डिसॉल्व करके सारा काम करो, इसके बदले में जो एक्सपेंसेस है वो तुम करोगे, हम तुम्हें लमसम पेमेंट कितनी दे रहे हैं? फर्म जो है रेम्यूनरेशन दे रही है 20,000 रुपये। एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000, और जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आए वो आए 10,000 रुपये। अब ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूडिंग लिखा है ना ब्रैकेट में यहाँ पर, यानी ये खर्चे वो खुद उठाएगा, उसको उठाने हैं, उसको इंक्लूड करके फर्म उसको 20,000 दे रही है। अगर यहाँ इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग लिखा होता तो फिर फर्म इस 10,000 की पेमेंट करती, लेकिन अब क्या है? अब फर्म ने तो टोटल 20,000 की पेमेंट कर दी, खर्चे कौन उठाएगा? पवन उठाएगा। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस को तो पवन को 20,000 देने हैं, तो बिजनेस का 20,000 का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, और ये देना है पवन को, तो टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है उसका बिजनेस कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग लिखा था, यानी वो पवन को खुद बियर करने हैं। वो तो लमसम बिजनेस से 20,000 रुपये ले रहा है, तो बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया 20,000। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000, देना है पवन को, क्रेडिट करेंगे टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर, डिसोल्यूशन का खर्चा है 8,000।
आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस, इस खर्चे में से ₹3000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, इस खर्चे का 3000 तो फर्म उठाएगी, बॉर्न बाय द फर्म, एंड द बैलेंस, और जो बचा हुआ है बाय रवि अ पार्टनर, बचा हुआ जो खर्चा है वो कौन बियर करेगा? रवि। यानी 8 में से 3 अगर फर्म बियर करती है तो 5 रवि बियर करेगा, वो रवि खर्चे की पेमेंट करेगा। लेकिन ₹8000 आर पेड बाय द फर्म, अभी फिलहाल 8000 रुपये फर्म ने पे किए, तो फर्म से तो 8000 रुपये गया कैश, लेकिन उसमें से फर्म ने केवल कितना एक्सपेंसेस उठाना है? 3000। तो रियलाइजेशन में तो वो 3000 ही डालेगी कि जितना उसको उठाना है खर्चा। बाकी जो उसने 8000 पे किया है उसमें से 5000 का खर्चा रवि ने उठाना था, तो फर्म कहेगी कि वो पैसा रवि मुझे वापस करो, तो वो रवि से पैसा लेगी, उसको डेबिट करेगी। तो इस एंट्री को करेंगे। सबसे पहले देखो बिजनेस ने कितना खर्चा उठाना है? 3000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3000, बाकी का 5000 रवि से लेना है, तो रवि को डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000। बिजनेस से गया क्या? कैश या बैंक, टू कैश या बैंक अकाउंट 8000, क्योंकि फर्म पे कर रही है ना, तो फर्म ने तो कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, लेकिन उसमें से वो कितना पैसा लेगी रवि से, तो रवि को डेबिट करना पड़ेगा। सो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज। ठीक है, ये कुछ हमारी जर्नल एंट्रीज थी। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 8 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा।